तो यार ले आया हूं किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए हाजिमे नो इप्पो की एक और एपिसोड। इस एपिसोड में और आने वाली एपिसोड में हम आओकी और किमुरा के पास्ट के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग इस एपिसोड पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करते हैं तो मैं आज ही अगली एपिसोड डाल दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलो यार अब शुरू करते हैं। तो यार अब तक हमने देखा था इप्पो माकनाउची सेकंड राउंड की शुरुआत से पहले पहले ही चीफ कामुगावा को ये बता देता है अगर मैंने कहा कि मैं उसे सेकंड राउंड में नॉकडाउन करूंगा तो मैं करके ही रहूंगा। जो सुनते सारे चीफ कामुगावा और मैनेजर यागी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि आज तक इप्पो ने कभी भी मैच के दौरान ऐसा वादा किया ही नहीं है और अब अचानक से इप्पो ऐसा वादा करने को जा रहा है, वो भी इतने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अपोनेंट के खिलाफ। अब सभी लोगों की नजर इप्पो पे ठहरी होती है कि आखिर इप्पो ऐसा क्या करने को जाएगा जो कि सेकंड राउंड में ही मैच को खत्म कर देगा। तो अब हम देख पाते हैं इप्पो पोंचाई के खिलाफ लड़ते हुए एक ऐसी टेक्निक का सहारा लेने को जा रहा होता है जो कि अभी तक इप्पो माकनाउची ने कंप्लीट नहीं की होती। और ये बात इप्पो माकनाउची को भी अच्छे से मालूम है कि वो बेटा प्रोफेशनल रिंग में लड़ रहा है और वहां पे वो एक अनमास्टर्ड टेक्निक को काम में लाने की कोशिशों में जारी है। इसका रिस्क कितना बड़ा हो सकता है, इसी वजह से इप्पो इस टेक्निक को काम में लाने से पहले पहले काफी बार नाकाम भी हो रहा था, मगर इसके बावजूद भी इप्पो बार बार अपनी कोशिशों में जारी रहता। और बस इसी तरह देखते ही देखते इप्पो माकनाउची इतनी तेजी से झूमने लगता है, लहराने लगता है कि यहाँ तक उसके अपोनेंट को इप्पो माकनाउची की मूवमेंट तक नहीं दिख रही होती। बाय द वे मैंने इस टेक्निक को काफी अच्छे से अपनी प्रीवियस एपिसोड में एक्सप्लेन किया भी है। इस टेक्निक का नाम है डेम्सी रोल। तो अगर अभी तक जिन्होंने मेरी पिछली एपिसोड को चेकआउट नहीं किया तो मैंने कहूंगा कि चेकआउट कर लो, क्योंकि उसी एपिसोड में मैं काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इप्पो डेम्सी रोल को कैसे काम में लाता है। तो हाँ यार अब पहुंचाए तो इप्पो का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा होता क्योंकि इप्पो काफी ज्यादा स्पीड में झूम रहा होता है, जिस वजह से पहुंचाए फौरन से अपने डिफेंस में चला जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि कुछ बड़ा और कुछ खतरनाक सा आने को जा रहा है इप्पो की तरफ से। तो अब हम देख पाते हैं इप्पो माकनाउची अपनी खतरनाक किस्म की डेम्सी रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सेकंडों में ही पोंचाई के डिफेंस को तोड़ देता है। इसके बाद इप्पो अपनी स्पीड को और भी बढ़ाते हुए खतरनाक किस्म के पंचेस पोंचाई के बूथे पे लगाता चला जाता है और यहाँ तक एक ऐसा वक्त आता है जिसमें इप्पो से नॉकडाउन कर देता है। उसकी इस न्यू और डेडली टेक्निक को देख के सारे लोग सहन से जाते हैं मेरे भाई लोगों। अब जैसे कि उमेजावा ने कहा था कि इप्पो माकनाउची का कमबैक मैच सिंबल के नाम पे बॉक्सिंग की दुनिया में एक दाग सा छोड़ के जाएगा, तो ये बात तो उमेजावा की सच्ची साबित हुई है। जिस तरीके से इप्पो माकनाउची ने पोंचाई का काम तमाम किया ये देख के लोग सहन सा गया। इप्पो माकनाउची अपनी टेक्निक को सामने रख के यही दिखाना चाह रहा है कि अगर मैं एक बार झूमना शुरू कर दूं तो मुझे अपने अपोनेंट को नॉकडाउन करने से कोई नहीं रोक सकता। ऑडियंस एक गजब किस्म की हाइप पकड़ लेती है, पूरा का पूरा ग्राउंड पूरा का पूरा टूर्नामेंट इप्पो के नारे से गूंजने लगता है। इसके चलते बीच में रेफरी अपनी काउंटिंग को रोक देता है क्योंकि पोंचाई पूरे तरीके से यहाँ पे अपने होशो आवाज खो बैठा होता है। थोड़ी देर में यहाँ पे इप्पो माकनाउची को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है विद एब्सोल्यूट पॉइंट्स। यागी फौरन से जाके इप्पो को कांग्रेचुलेट करता है उसके कमबैक मैच में इतने एब्सोल्यूट तरीके से विक्ट्री को पाने के लिए। पर यहाँ पे चीफ कामुगावा इप्पो पे थोड़ा सा गुस्सा होता है कि तुमने एक इनकम्प्लीट टेक्निक को मैच के बीच में ही कंप्लीट किया, अगर इस दौरान तुम एक गलती भी कर देते तो उल्टा तुम्हारी मुंह पे पड़ती। खैर जो भी, तुम्हें काफी ज्यादा मुबारक हो कि तुमने गजब तरीके से इस मैच को जीत लिया। खैर तुम्हारी डेम्सी रोल टेक्निक काफी गजब किया। तो इप्पो आगे से कहता है डेम्सी रोल, इसका क्या मतलब? तभी कहीं जाके चीफ कामुगावा को इस बात का एहसास होता है कि हाँ यार इप्पो को तो पता भी नहीं है कि ये टेक्निक पहले से कोई बॉक्सर इस्तेमाल करता था। तो तुम ये कह सकते हो ये टेक्निक इप्पो ने किसी बॉक्सर से इंस्पायर्ड होके नहीं बनाई, बल्कि ये इप्पो की किस्मत में थी, इप्पो के टैलेंट के अंदर ये पहले से पाई जाती थी। खैर यार इप्पो की ऑडियंस इप्पो का वेट कर रही होती है कि कब वो आके माइक लेके कुछ बोले भी। अब उन्हीं स्पेक्टेटर्स के बीच में फूजी भी यहाँ पे उमेजावा को समझाने लगता है इस टेक्निक का नाम था डेम्सी रोल, जो कि वो एक अमेरिकन बॉक्सर था जिसका नाम था जैक डेम्सी। वो एक ऐसा हैवीवेट चैंपियन था जिसने इस टेक्निक के कारण बड़े बड़े जायंट्स को भी उड़ा के जमीन के अंदर गाड़ दिया था। उसने अपने करियर में अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर
के हर एक बॉक्सर को जमीन के अंदर गाड़ दिया था। यहीं पे ईपो से सवाल पूछा जा रहा था कि आगे आपके क्या गोल्स है, आगे आपकी क्या ख्वाहिशें हैं। हालांकि सारी की सारी ऑडियंस को मालूम होता है कि ईपो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता और ना कि वो गरूर करता है, लेकिन इस बार ऑडियंस चिल्लाते हुए कहने लगती है कि हमें तुम्हें देखे हुए 5 महीने गुजर गए, तो हम तुम पे जरा भी नहीं हंसेंगे। हम सुनना चाहते हैं, हम तुम्हें बड़े बड़े गोल्स को अचीव करते हुए सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये भी चिल्ला रहे होते हैं कि हम तुम्हें सेंडो को दोबारा से हराते हुए देखना चाहेंगे, हम तुम्हें जापान का चैंपियन बनते हुए देखना चाहेंगे। पर जो लोग बार बार ये गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते हैं कि हम तुम्हें सेंडो को हराते हुए देखना चाहेंगे, इनके होश तो तब ठिकाने आते हैं जब इनकी नजर अपने बगल में सेंडो पे ही पड़ती है। जब सबकी नजरें सेंडो पे टिकी ही होती है तो सेंडो बिल्कुल एक चैंपियन की तरह सीधा रिंग के पास जा पहुंचता है, ईपो की नजरों में नजर डालते हुए। बस सेंडो के हाथ में माइक पकड़ने की ही देर होती है, सारी की सारी ऑडियंस एक्साइटमेंट से मरती चली जा रही होती है कि सेंडो ईपो को चैलेंज करने वाला है। सेंडो माइक में काफी गुस्से से कहने लगता है कि जब से मैं तुमसे हारा हूं, कसम से मेरी नींदें हराम हो चुकी है। मैं चाहता हूं हम दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के, नजर से नजर मिला के और मुक्के से मुक्का मिला के लड़े। ये कहते हुए वो माइक को नीचे वापस रख देता है। पूरी की पूरी ऑडियंस अब चिल्लाते हुए कहती है कि ईपो माकानोची उसने तुम्हारा नाम पुकारा है, तो अब बताओ, अब कह भी दो कि तुम इसका किस तरह से सामना करने वाले हो। ईपो शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो दोबारा से मैच की हीट को महसूस कर पाता है। ईपो भी वापस उसकी निगाहों में घूरते हुए कहता है कि फिर हमारे बीच में शोडाउन हो ही जाए। और ये चीज सेंडो सुनने के लिए तरस रहा था। अब हम देख पाते हैं सेंडो तो यहाँ से चला जाता है। अब माकानोची भी जूजू रिंग छोड़ के जाने ही लगता है, तो सारे लोग बढ़ बढ़ के दोबारा से ईपो के लिए शोर मचाने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जिससे महसूस करके ईपो काफी खुशी से दिल ही दिल में कहने लगता है मैं वापस लौट के आ चुका हूँ, मैं वाकई में वापस लौट के आ चुका हूँ। ईपो को याद आता है कि मैच के बाद ऑडियंस का प्यार जीत के उसका मजा ही अलग है। तो हाँ यार, तुम लोग ये कह सकते हो कि ईपो वर्सेस सेंडो जल्दी होने को जाएगा, वो भी प्रोफेशनल रिंग में। कहानी अगले दिन पे जाती है जहाँ पे ईपो माकानोची जॉगिंग करते हुए जूजू जिम जा रहा होता है। उसे यहाँ पे कुछ याद आने लगता है, जहाँ पे उमेजावा और ईपो जूजू बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो ये ईपो वर्सेस सेंडो की खबर हर एक न्यूज़पेपर में छप चुकी है। मगर जो सबसे ज्यादा ईपो को ये देख के खुशी हुई थी कि इसमें लिखा हुआ था कि ईपो के फैंस अभी भी ईपो का इंतजार कर रहे थे और उसका कमबैक मैच काफी निराला था। यही सब याद करके ईपो को काफी ज्यादा खुशी होती है और दूसरे ही पल में हम ईपो को जिम में देखते हैं। मगर ईपो को हिरोशी कूदता हुआ देख के वहाँ पे आओकी उसके पास आके कहने लगता है वैसे कल ही तुम्हारा मैच था और अब तुम दोबारा से जिम में आ चुके हो, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ दिन और रेस्ट करना चाहिए था। तो ईपो उसे बताता है कि नहीं, मैंने जल्दी अपने मैच को एंड कर दिया था, जिस वजह से मैं ज्यादा जख्मी नहीं हुआ। तो आओकी आगे से कहता है वैसे जो भी, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि हम तीनों काफी बढ़िया तरीके से जीत चुके हैं। तो ताकामुरा आगे से कहता है क्या कहा तुमने? क्या तुमने ये कहा कि तुम तीनों की तीनों काफी अच्छे तरीके से जीत चुके हो? ये मत भूलो किमुरा के साथ कल क्या हुआ। किमुरा की गर्लफ्रेंड ने उसे बीच रास्ते में ठुकरा दिया था, वो भी प्रोफेशनल रिंग के दौरान। किमुरा पूरे तरीके से अंदर से टूट चुका है, अब वो एक तरह से सिग्मा मेल की तरह घूम रहा है, मगर फिर भी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हुई है। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है। क्या तुम्हें मालूम है, जब हम सारे के सारे लोग कल रात को जिम से चले गए थे, चीफ कामुगावा ने जिम को लॉक कर दिया था, मगर बाद में हमें मालूम पड़ा कि किमुरा अभी भी जिम के अंदर छुप के बैठा हुआ था। मेरे ख्याल में वो अपने आप को पूरे तरीके से ही एक सिग्मा मेल में बदलना चाह रहा है। मगर इसके बावजूद भी ये सदमा किमुरा के दिल पे काफी बुरे तरीके से जा चुभ रहा था, उसकी सोच से भी कई गुना ज्यादा बढ़ के। आज उसकी हालत इस कदर बिगड़ी हुई है कि वो बेड पे पड़ा हुआ तेज बुखार से मरा चलता जा रहा है। यहाँ तक उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। जो सुनते सारी ईपो और आओकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आओकी तो पहले लम्हे में ही भागते भागते किमुरा को विजिट करने जा रहा होता है, पीछे से ईपो भी उसके पीछे ही जाने लगता है कि ताकामुरा
उसे रोकते हुए कहता है कि एक सेकंड, मैंने मजाक किया था। इसके चलते ताकामुरा भी ईपो को खींच के किमुरा की गाड़ी ले जाते हुए कहता है, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि किमुरा को काफी तेज बुखार चढ़ा हुआ है। तो हाँ यार, आज हम दूसरे सीन में पहली बार किमुरा की मदर को देखते हैं। किमुरा की मदर काफी तरह तरह के फ्लावर्स वगैरह सेल करती है। उसकी मदर ईपो और ताकामुरा को बताती है चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब किमुरा पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है, तुम लोग जाके उसे मिल सकते हो। अब जो ही ईपो और ताकामुरा इस रूम में एंटर करते हैं, आओकी किमुरा पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अबे साले, तूने मेरे दोस्त के बारे में झूठ क्यों बोला। खैर यार, हम देख पाते हैं किमुरा चाहे जरूर बुखार से रिकवर तो हो रहा होता है, लेकिन उसकी मेंटली हालत अभी भी काफी ज्यादा बिगड़ी हुई होती है। आओकी बताता है कि किमुरा ने मुझे एक बार कहा था कि उसे वाकई में सच्चा प्यार हुआ है, और मेरे भाई, जब सच्चा प्यार टूटता है तो वाकई में तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, मगर तुम अपने आप को अगर किसी तरीके से संभाल लेते हो तो तुम एक टोटली सिग्मा कैरेक्टर में बदल जाते हो। किमुरा अभी तक अपनी लड़की का नाम पुकार होता है, तो ईपो उसका ध्यान भटकाने के लिए ईपो एक्वेरियम में उसकी फिश के बारे में जिक्र करने लगता है। तो किमुरा काफी दुख बड़े अंदाज से कहने लगता है कि हाँ, इस मछली को मैंने अपने हाथों से पाला है, इसे मैंने काफी प्यार से पाला है, इसको बढ़ता हुआ देख के मेरे दिल में अभी भी खुशी आती है। तो इस पर ईपो कहता है, अच्छा ये बात है, मैं अभी से दाना डालता हूँ। खैर ईपो एक तरफ जो फिश को दाना डाल होता है, तो ताकामुरा उसकी ही एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीरें दिखाते हुए कहता है कि अब चूंकि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है और चूंकि तुम इससे नफरत करते होगे, तो तुम्हें इन तस्वीरों की जरूरत नहीं है। तो किमुरा भी काफी सख्त बनते हुए कहता है कि हाँ, मुझे इन तस्वीरों की जरूरत नहीं है। जो सुन के ताकामुरा काफी खुशी से ये सारी की सारी तस्वीरें अपने पास रखते हुए कहता है कि रात को इसको देख के मुट मारूंगा। ये सुन के किमुरा उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जबकि दूसरी तरफ किमुरा देखता है कि टैंक में पड़ी उसकी फिश भी अचानक से मरने लगती है क्योंकि उस पागल ईपो ने उसे किमुरा की बुखार की दवा दे दी होती है। ताकामुरा ईपो की दाद देते हुए कहता है, अरे वाह बेटे, तूने तो उसके मूड को वाकई में चमकदार कर दिया। यहाँ तक मरती हुई मछली को भी किमुरा अपने गर्लफ्रेंड के नाम से पुकारने लगता है। वो जोर जोर से रेको रेको चिल्लाता रहता। उसकी यह हालत देख के आओकी कहता है, मेरे ख्याल से हमें किमुरा को किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अबे क्या यार, अपनी मरती हुई मछली को भी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से पुकार रहा है। किमुरा उल्टा अब आओकी वगैरह पे ही टूट पड़ता है। वो उन्हें मारते हुए कहता है कि तुम सालों यहाँ पे आई क्यों, मामलात को और बिगाड़ने के लिए, दफा हो जाओ यहाँ से। ईपो किमुरा को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब है, तुम उसे क्यों मारे हो, मेरी गलती की वजह से उसे तुम्हारी काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। तो आओकी भी अपनी बात को बदलते हुए कहता है कि इस जैसे पागल के लिए मुझे टेंशन होगी। हाँ, कि इसी दौरान ईपो की नजर आओकी और किमुरा की कुछ पुरानी पिक्चर्स पे पड़ती है। ये तब की पिक्चर्स है जब आओकी किमुरा अपने स्कूल की लाइफ को एंजॉय किया करते थे। ईपो उनके इस हुलिया को देख के चौंक जाता है कि इन्होंने गैंगस्टर टाइप क्यों अपना हुलिया बना रखा है। पर इस तस्वीर को देख के ईपो समझ जाता है कि आओकी किमुरा बहुत बहुत ज्यादा पुराने दोस्त है। ईपो उनकी पिछली जिंदगी के बारे में जानना चाह रहा था, तो आओकी किमुरा उससे बताते हैं कि हमारी पिछली जिंदगी काफी ज्यादा वायात थी, हम गुंडे और लफंगे थे, मगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो दिन काफी ज्यादा गजब के होते थे। हमारी जिंदगी काफी सिंपल होती थी, हम गलियों में घूमते थे, लोगों को ढूंढ के उन्हें मारा करते थे। बॉक्सिंग से पहले हमारी जिंदगी काफी ज्यादा बेमकसद होती थी, बॉक्सिंग ने हमारी जिंदगी में एक नया रंग डाल दिया। तो ईपो अपना सवाल पूछते हुए कहता है कि तुम गुंडे और लफंगे हुआ करते थे, जबकि बॉक्सर्स तो काफी ज्यादा तमीज से लड़ते हैं और हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, तो तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में बॉक्सिंग को कैसे चुना, क्या चीज तुम लोगों को बॉक्सिंग के करीब ले गई। तो आओकी कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि हम जैसे गुंडे लफंगे बॉक्सर बनने के काबिल नहीं है, तो तुम्हारे सामने सबसे बड़ी मिसाल ताकामुरा की है। ताकामुरा एक गुंडे से बॉक्सर में बना और बॉक्सर से फिर जापान का चैंपियन बना, अब तो वो वर्ल्ड टाइटल की भी तैयारी कर रहा है। बाय द वे, मैं एक पॉइंट को क्लियर करता फिरूं, आओकी किमुरा एक गुंडे होते थे एक वक्त में, दूसरी तरफ ताकामुरा भी एक वक्त में गुंडा होता था, मगर ये लोग आपस में एक दूसरे को अपने अपने वक्तों में नहीं जानते थे। सिर्फ एक पॉइंट पे ये लोग ताकामुरा से मिले थे, वो हम आगे जानेंगे। और जहां तक ताकामुरा की बात है, तो बस सिंपली ताकामुरा एक लेजेंड है। हम लोग ताकामुरा जैसी शख्सियत को इस सीजन में नहीं जानने वाले, बल्कि आने वाले सीजन्स में हम ताकामुरा को काफी डिटेल से जानेंगे। अब कब जानेंगे वो हम आने
आने वाले अगले सीजन में जानेंगे ताकामुरा सिंपली एक लेजेंड है। मैं एक बार ये फिर से कहना चाहूंगा। और आने वाले सीजन में पूरा का पूरा सीजन आधे से ज्यादा ताकामुरा पे फोकस है। इसके बाद आगे का सीजन चीफ कामुगावा पे फोकस है। ये पॉइंट मैंने इसलिए क्लियर किए हैं क्योंकि मुझसे काफी लोग ताकामुरा के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो हाँ यार, ताकामुरा के आगे काफी सारी फाइट्स है। हम ताकामुरा के फैमिली बैकग्राउंड से लेके उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट से लेके उसे पूरी दुनिया के वर्ल्ड टाइटल बेल्ट के लिए लड़ते हुए भी देखेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले सीजन्स आपके लिए और मेरे लिए ईपो माकनाउची के सीजन से कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने को जा रहे हैं मेरे भाई लोगों। खैर यार, हम आओकी से सुनते हैं कि उसे गुंडागिरी की लाइफ छोड़वे 5 साल हो चुके हैं। उन दिनों में हम कभी भी स्ट्रीट फाइट हारे ही नहीं है, तो हमें लगता था कि हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है भी नहीं। और किमुरा की मदर उसकी गुंडागिरी और उसके बाइक के शोर वगैरह से काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी। हालांकि इसमें कोई शक नहीं था, किमुरा की ड्राइविंग बिल्कुल लड़कियों जैसे होती थी। बाय द वे, अगर ये कोई लड़की देख रही है तो माइंड मत करना, ये मैं नहीं बल्कि आओकी कह रहा है। तो बेशक तुम लोग मेरे बजाय उसको गालियां दे सकती हो। इसके बाद आओकी और किमुरा उस रेस्टोरेंट में पहुंच ही जाते हैं जहाँ पे दूसरे कुछ गुंडों ने उनके दोस्त को बंदी बना के रखा होता है। किमुरा उनके पास जाके काफी तमीज से कहता है, ओए गधों की औलादो, जिस बंदे को तुम लोग फोर्स करके अपने बिल्स वगैरह बढ़वा रहे हो वो शख्स हमारा स्कूल मेट है, उसे जाने दो। तो आगे से वो गुंडे भी अकड़ दिखाते हुए कहते हैं, सबसे पहले तूने गधे की औलाद किसको कहा, और दूसरी चीज तू होता भी कौन है कि हमें बताए कि हम किसको छोड़े या फिर किसको पकड़े। तो आओकी अपने नीचे खुजाते हुए कहता है कि अगर तुझे पकड़ने का इतना ही शौक है तो मैं तेरे हाथ में दे सकता हूँ। जो सुन के उसे इस कदर गुस्सा आता है कि वो गुस्से में बहते हुए चूचू आओकी पे टूटने को ही जा रहा होता है कि नजर चपकते उल्टा वो गुंडा शीशे से जा बचते हुए फौरन से बाहर जाके गिर जाता है। तो हाँ यार, पब्लिक एरिया में इनके बीच में खतरनाक किस्म का युद्ध छिड़ जाता है। ये देख के आसपास के लोगों की वहीं पे फट जाती है और वो लोग यहाँ पे पुलिस को कॉल करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।